हेलो बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले आज के टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 9th वीडियो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोज़ भी मिलते रहें। गाइज, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेल बैटरी, ओके, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड लास्ट टॉपिक इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और गाइज, इन टॉपिक के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ रिलेशंस भी पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले भी पढ़ेंगे जिनसे न्यूमेरिकल ड्राइव होते हैं नॉर्मल। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं सेल के लिए। सेल आखिर क्या होती है, तो सबसे पहले ये बता देता हूँ सिलेबस अपडेट में कि 2 या 3 साल पहले आपके 12th क्लास के सिलेबस में सबसे पहले बैटरी के नाम से भी था, मींस सेल्स में करंट कैसे बनता है, बैटरी क्या होती है, लेकिन अभी अपडेट हो गया, अब केवल वो सेल रह गया है। अब आपके सिलेबस में ये नहीं बताया था सेल में करंट कैसे बनता, बस ये कह रहा था कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही। मींस सेल जो एनर्जी को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लगातार फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज, विच मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, किसी एसिड वगैरह से जो एनर्जी बनती है, उससे लाइट जल रही है, मींस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, अब अपने सिलेबस में ये नहीं है करंट कैसे बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा हिंट कर दूंगा मैं आपको। थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं यहाँ पे। बैटरी से भी देखिए, बैटरी में क्या होता है, एसिड होता है। एसिड लाइक H2SO4, HCl, ये सब तो एसिड हैं हमारे। अब बच्चों, अगर ये एसिड हैं तो क्या होगा, जाके वो अपने आयंस में ब्रेक होंगे, और जब आयंस में ब्रेक हो तो आयंस मूव करेगा। मींस यहाँ पे जो एसिड होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और उसके अंदर जो आयंस मूव करते हैं, तो आयंस का मूव करना क्या है, आयंस की वजह से करंट बन रहा है। तो चार्ज कैरियर कौन हो गया उसके अंदर, आयंस। ओके, अभी क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, मेटल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे यहाँ पे आयंस मूव कर रहा है, एलायंस का आयंस, और उनके फ्लो होने से पर्टिकुलर करंट, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होने से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है उसके अंदर, और जो डिवाइस को मेंटेन कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेल बोल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पर नोट कर लेते हैं, सेल आखिर क्या होती है। तो सेल इज ए डिवाइस, सेल इज ए डिवाइस विच मेंटेन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज, विच मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। इसके अलावा और क्या बोलेंगे, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and it convert CE chemical energy into the electrical energy EE। ये तो है बच्चों डेफिनेशन सेल की। अब बनाते हैं डायग्राम इसका, बहुत सिंपल। एक बैटरी बना देते हैं, सेल क्या बनाना है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, लिक्विड को बोलते हैं, और लिक्विड में यहाँ पे क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, या कोई और मेटल सॉल्ट भी हो सकता है। ओके, ये 2 रॉड्स, मेटल रॉड्स होती हैं, एक को पॉजिटिव मान लिया, एक को नेगेटिव मान लिया, और इससे हमने क्या किया, इनके टर्मिनल से ये जो पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखा होगा बैटरी में 2, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला लगाने वाला होता है, तो क्या है, उसको बोलते हैं टर्मिनल्स। और टर्मिनल्स पे हमने एक पर्टिकुलर बाहर से रेसिस्टेंस या लोड लगा दिया। लोड का मतलब कोई भी एक डिवाइस लाइक एस बल्ब या जो भी लगाना है, तो उसके पास पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं लोड। दैट इज ए सेल। अब गाइस, इसमें करंट आया कहाँ से, इस केमिकल से ही तो आया, ये एसिड तो है हमारे पास, और इससे ही तो हमें इसमें करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब डिवाइस ऐसी होगी जाके जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। श्योर। अब बच्चों, क्वेश्चन ये भी तो आता है कि बनती कैसे, तो बहुत सिंपल सी बात में बहुत छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से कि भाई यहाँ पे 2 आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस है और Cl नेगेटिव आयंस हैं, कैटायंस एनायंस अपने मूव करते हैं और ब्रेक होते हैं। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस से क्या होता है, जो एनर्जी होती है उसकी वजह से क्या होता है, करंट बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज आता है। बस इतना काफी है। अब बात आती है, ये तो सेल हो गई। अब सेल के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। डायग्राम यही देखना है, बस केवल टॉपिक का नाम डाल दे रहा हूं मैं, EMF।
ईएमएफ पढ़ने से पहले गाइज इसका बेसिक टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था? बोले पोटेंशियल तो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यूनिट होती है उसकी, वी से लिखते हैं उसका, डब्ल्यू अपॉन क्यू। गाइस जब हमने वहां पे उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे देखा था वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज, वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। कोई चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वही तो हमारा वर्क क्या होता है? पोटेंशियल होता है। और वर्क किस फॉर्म में मिलता है? एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। कौन सी एनर्जी आती है बाद में? इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसमें। तो गाइस वहां पे चार्ज को कहीं और से लाना था, मतलब अपने घर में लाइट लगी आनी थी हमें, कहां से? पावर हाउस से, ट्रांसफार्मर से, तो चार्ज लेके आना था ना वहां से। तो उसके लिए जो वर्क किया तो उसकी क्या मिला? बदले में मुझे क्या मिला? वोल्टेज मिला। बिल्कुल वैसे ही बच्चों इसके अंदर भी तो यही काम हो रहा है। जब चार्ज फ्लो करेंगे तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा वही तो ईएमएफ है, उसी से वोल्टेज मिलेंगे। मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात है, बस दोनों के सोर्स अलग अलग होगा जाके। इसका मतलब बच्चों सेल, इस सेल के अंदर जो वोल्टेज बनने वाला है वही हमारा क्या है? जो पोटेंशियल इसके अंदर बनने वाला वही हमारा क्या है? ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो डेफिनेशन भी इसके हिसाब से बन जाएगी। कैसे? जैसे वहां पे थी वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज, तो यहां भी बोल देंगे वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज। किसमें? इन ए सेल। सेल के अंदर चार्ज को मूव कराने जो वर्क करना पड़ता है वो हमारा क्या होता है? दैट इज द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नोट कर लेते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन फॉर मूविंग a continuous charge, continuous flow of charge in a cell। एक सेल में चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है दैट इज द वर्क, और वर्क एनर्जी के फॉर्म में, और वही एनर्जी क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। गाइस सिंबल, तो इसका सिंबल सबसे पहले, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंबल ई से बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेरी हमारे साथ फिजिक्स में एक और आ जाती है, स्मॉल ई नोट करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से नोट करते हैं तो कॉमन हो जाएगी, फिर तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे उसको। कैपिटल ई बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख चुके हैं पहले से। दैट इज वाई गाइस थोड़ा यहाँ चेंज कर लिया, ऐसा नहीं बुक्स में नहीं है, आदि किसी बुक्स में है किसी बुक्स में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे सिंबल की अगर हमने बात की ईएमएफ के लिए, तो सिंबल में हमने क्या किया? ये एप्सिलॉन वाला सिंबल बना दिया, ऐसी ई बना दी। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि पता लगा ई कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि ईएमएफ का है, समझ में नहीं आता। दैट इज वाई हम लोग ऐसे बनाएंगे। ओके, अभी मैंने बताया ईएमएफ जो है पोटेंशियल ही तो है, तो यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट होती है। तो ऑब्वियसली गाइस इसकी यूनिट भी क्या होगी जाके? ईएमएफ की यूनिट भी क्या होती है? वोल्ट ही होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज ऑल्सो वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला तो रही है ना इसका। गाइस वहां पे ओम्स लॉ पढ़ा था, सॉरी ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर पढ़ा था, उसको भी यूज करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला वहां पे क्या था? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज, वही तो था। तो वहां पे V था, यहाँ पे क्या है? E है। फॉर्मूला सेम हमारा, मीन्स ईएमएफ E इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q, E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सिमिलर फॉर्मूला टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, जो वहां पे था वही यहां पे, बस बदला क्या? V का E आ गया बस केवल। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला इसका। अगर फॉर्मूले से बात करते हैं जूल पर कूलम भी इसकी क्या बन जाएगी बच्चों? यूनिट बन जाएगी। ये बात समझ में आई? सेल हो गया, ईएमएफ हो गया। अब बच्चों होता क्या है, यहां पे दो नाम और आते हैं। सबसे पहले हमने ईएमएफ पढ़ लिया, सेकेंड नाम आता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज का, टर्मिनल पोटेंशियल का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो गाइज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बैटरी जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई पड़ता है, घर में बैटरी होती है, तो वो होते हैं टर्मिनल्स। अब हमने क्या किया? वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज इसके अंदर वोल्टमीटर तो लगाएंगे नहीं हम लोग, भाई बैटरी तो बंद है पूरी डब्बे में हमारी प्लास्टिक के। अब जब बॉक्स में बंद है, मैंने कहा वोल्टेज कितना है इसमें आ रहा है, वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे? उसके पॉजिटिव नेगेटिव पे लगाएंगे। तो गाइज मुझे ये बताना कि भाई इसके अंदर जो वोल्टेज मिलेगा, जो हम यहां से मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज का, वो इसके अंदर का होगा या बाहर का होगा? तो ऑब्वियसली गाइज जो बाहर मिल रहा है वही तो होगा। तो गाइज वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके गाइस, तो मतलब यहां पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे। और इस पूरे का जो वोल्टेज होगा जाके, इस पूरे का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो मींस एक और नाम यहां पे आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टर्मिनल ऑफ सेल, इस जगह पे। ठीक है, और इसकी यूनिट भी हमारी क्या रहती है, वोल्ट होती है। एक गाइस हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो टर्मिनल वोल्टेज है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल है हमेशा, वो हमेशा ई से छोटा रहेगा। मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों भाई, ईएमएफ तो पूरे का है ना, इस होल में जो ईएमएफ बन रहा है, पोटेंशियल बन रहा है, वो ईएमएफ है। अब उसका एक ही हिस्सा तो ये वाला है, ऊपर वाला, इनसाइड तो जोड़ ही नहीं रहे हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन द EMF। ये गाइस हमेशा कंडीशन है, वो अब ओबे होगी आपके। ठीक है, ये हमेशा उससे छोटा ही होगा क्योंकि ये आउटसाइड का, वो कंप्लीट है। ओके, या ये भी कह सकते हैं जो EMF है वो इनसाइड पोटेंशियल और आउटसाइड पोटेंशियल का सम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दैट इज द टॉपिक EMF। अब गाइस लास्ट में आता है इंटरनल रेसिस्टेंस। फिर से डायग्राम वापस आते हैं। हमने आपसे बोला कि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं, और चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, आयंस। आयंस जो H पॉजिटिव आयंस, SO4 नेगेटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, यही तो करंट बना रहे हैं बच्चों। और अगर यही करंट बना रहे हैं, यही तो मूव करेंगे, इन्हीं से तो चार्ज आएगा। तो सिंपल, जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर भी अपोजिंग होगी जाके, ये भी आपस में कॉलिजन्स करेंगे, इनको मूव मोशन में अपोजिंग होगी जाके, और उस अपोजिंग को क्या बोलते हैं, दैट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। बैटरी के अंदर है तो इंटरनल रेसिस्टेंस, और बैटरी के बाहर है तो कौन सा होगा गाइस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। मतलब जो लोड लगा के रखा है वो बाहर से लगाया हमने, तो दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज द एक्सटर्नल, एंड इनसाइड द बैटरी और सेल दैट इज नोन एज द इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सेल के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, अपोजिंग होगा जाके, वो हमारा क्या है, दैट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो नोट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, इंटरनल रेसिस्टेंस। सिंबल पहले बता दिया मैंने, स्मॉल r से बनाना है इसको। स्मॉल r इज द सिंबल, दैट रेजिस्टेंस विच इज इनसाइड द सेल, बेस इफेक्टिव इनसाइड द सेल, इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपोजिंग प्रॉपर्टी सेल के अंदर होने वाली है, और जो बाहर होगी उसको क्या बोलेंगे गाइस, तो ये हो गया इसके अंदर स्मॉल r, और इसके अंदर ये क्या हो गया, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, अब आती है फॉर्मूले की बात। जैसे हमने ये में वो फॉर्मूला निकाला, वैसे इसका निकालेंगे यहां से। तो फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं ओम्स लॉ से। कैसे, ओम्स लॉ क्या था, तो ओम्स लॉ था V = IR। ओके, V की जगह यहां पर रिप्लेसमेंट किसका हुआ बच्चों, EMF का, E का। तो हम लोग कह सकते हैं E = IR। अब R यहां पे कितना है, टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो R यहां पर दो है ना, एक तो इनसाइड है, एक आउटवर्ड है। तो ऑब्वियसली गाइस क्या हो गया जाके, V = IR था ना, रिप्लेस कर लेता हूं मैं यहाँ पे। फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक रिलेशन मिल जाएगा हमारा यहाँ से, वहां पे था V = IR, बस रिप्लेस कर लीजिए। और जो करंट है बच्चों, हाँ करंट की बात करेंगे तो इसके अंदर जितना करंट होगा वही तो बाहर होगा, क्योंकि सर्किट तो पूरा ही वही चल रहा है ना हमारा इस तरीके से। तो इनसाइड करंट और आउटसाइड करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, वही इक्वल रहेगा, क्योंकि वही तो करंट पूरे मूव करेगा सर्किट में। बढ़कर थोड़ी नहीं जाएगा कि अंदर करंट ज़्यादा बाहर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई हमारा सेम है, बस बदलेगा क्या, EMF और रेसिस्टेंस। तो बच्चों V = IR की फॉर्मूले की बात की, ओम्स लॉ से हमें बनाना है EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे V की जगह रिप्लेसमेंट किसका हो गया, E की जगह। I तो I रहेगा हमारा, बस R, वहां पे तो एक ही रेजिस्टेंस था। और बच्चों इस टॉपिक में क्या है, एक बाहर का है और एक इनसाइड का रेजिस्टेंस है। मींस दो रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, तो क्या हो जाएगा, R + R, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो ये है फॉर्मूला E = IR + R, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द EMF। एक फॉर्मूला और बना दिया हमने, EMF सेकंड EMF न्यूमेरिकल के फॉर्म में। अगर W/Q से निकालना है तो इससे निकाल लीजिए, R की फॉर्म में निकालना तो इससे निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। अब गाइज दो टॉपिक और पढ़ने हैं। एक तो सिंपल R के लिए ही फॉर्मूला निकालना है, ड्राइव करना है E और V के फॉर्म में।
एक काम। और सेकंड हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है कि भैया जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। जब रेजिस्टेंस अकेला पढ़ा था वहां पे देखा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ पर एरिया पे डिपेंड करता था। वैसे ही यहाँ पे जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है ये वाला बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, मीन्स स्मॉल आर किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज को हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कौन सा, रिलेशन बिटवीन द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली, ई एंड बी के फॉर्म में। उसको रिलेशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा इसको। अब आता है फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला। एक और नाम दे दिया मैंने इसको, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां वाला जो पोटेंशियल है। ओके, इस यहां पे V और यहां पे E एंड EMF E, मतलब V E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r में फॉर्मूला निकालना है या केवल स्मॉल r के लिए फॉर्मूला निकालना, बात ही की है। स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी जो ओम्स लॉ से हमने निकाला था। चूंकि गाइस यहां मैं नोट करता हूं, E इक्वल टू क्या था, अभी निकाला था हमने, E इक्वल टू I R प्लस R, ये वाला कहां से बना था, ओम्स लॉ से। ठीक है गाइस, इस I की बात कर लेते हैं करंट के लिए। तो यहां से करंट कितना बन जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पे डिवाइड कर लेंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R, ये हो गया। अब बच्चों I करंट, मान लो मैं यहां पे बात कर रहा हूं टर्मिनल पे, एट टर्मिनल्स, इस जगह पे करंट I है, इस जगह पे रेजिस्टेंस बाहर वाला वर्क करेगा, ये तो इनसाइड वाला हो गया, R वर्क करेगा, और इस जगह पे पोटेंशियल कितना है, V टर्मिनल वोल्टेज। तो गाइज यहां पे जो I होगा एट टर्मिनल्स में, I इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स से, V अपॉन R। इस जगह पे करंट हमारा I इक्वल टू V अपॉन R के बराबर, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज यहां पे लगेंगे। तो एक काम करते हैं, इस I की वैल्यू को उठा के यहां प्लेस कर देते हैं। मैं यहां ऊपर नोट कर रहा हूं, I इक्वल टू V अपॉन R को मैं यहां प्लेस कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में, इस जगह पे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा गाइज V अपॉन R इक्वल टू, ये I को रिप्लेस कर दिया हमने यहां से, और इसको सेम का सेम वैसे ही E अपॉन R प्लस R। ओके, V अपॉन R इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, दैट इज द। अब गाइज हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल r की वैल्यू निकालनी, क्रॉस कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो इसमें मल्टीपल होगा VR प्लस VR इक्वल टू ER, ये क्रॉस कर लिया हमने इस तरफ से। ओके, अब गाइज इसको ट्रांसफर करेंगे, तो VR इक्वल टू ER माइनस VR, दैट इज R कॉमन है भाई यहां से, तो स्मॉल r इक्वल टू R कॉमन, E माइनस V अपॉन कंप्लीट V। ओके, अब गाइस R इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1, V का डिवाइड कर दिया, E अपॉन B, और V से V क्रॉस हो गया, V माइनस 1। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके बच्चों, तो ये R के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास, और यही हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन द E, V एंड स्मॉल r। ओके गाइस, एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर जो स्मॉल r बन रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले इससे पहले जब रेजिस्टेंस पढ़ा हम लोगों ने, तो वहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या थे। वहाँ पे कैपिटल R जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो R भी डिपेंड करेगा, मतलब R भी इंक्रीज करेगा, R प्रोपोर्शनल टू L था वहाँ पे। गाइज वहाँ पे लेंथ बढ़ती थी, यहाँ पे इन दोनों सेल का जो सेल है हमारी जो दोनों, उनका गैप बढ़ा दीजिए आप। ये जो रॉड्स लगी हैं इनका गैप बढ़ा दीजिए। अगर गैप बढ़ जाएगा तो गाइज क्या होगा, अभी अपोजिंग इतने में हो रही है, फिर अपोजिंग क्या होगा, ज़्यादा में होगी। मीन्स बच्चों ये जो गैप बिटवीन सेल्स है हमारी इस बैटरी के अंदर, गैप बिटवीन जो सेल है हमारी, उसको इंक्रीज करने पर इसके अंदर का स्मॉल रेजिस्टेंस जो R है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द सेल ऑफ ए बैटरी। ओके, एक बैटरी की जो सेल्स होती है, जो रॉड लगी होती है, गैप बढ़ा देंगे, ज़्यादा अपोजिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपोज करना पड़ेगा उसको, तो R इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट कंपेयर वहीं से करना है बेटा। जो टॉपिक्स हमने वहाँ पर लेते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, 1 अपॉन A, तो बस वही केस हमें यहाँ पे लगाना है, बस सेल के फॉर्म में बोलना है उनको।
तो पहला लेंथ वाला हो गया, गैप बढ़ा देंगे मीन्स लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। स्मॉल आर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द सेल्स। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फैक्टर। सेकेंड पॉइंट बच्चों, जैसे मान लो घर में बैटरी इन्वर्टर सभी के यहाँ पे लगा होता है, इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है, नॉर्मल पानी डालना पड़ता है कभी का, डिस्टिल वाटर लेके आते हैं, उसको हम इसमें फिल करते हैं। फिल करने का रीजन क्या है? सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो भाई एसिड, हम पानी क्यों डाल रहे हैं उसके अंदर? तो गाइज मान लीजिए ये हिस्सा डाउन हो गया, लेवल डाउन हो गया, डिप का लेवल डाउन हो गया, पानी कम रह गया हमारे पास, एसिड कम हो गया उसका, तो पानी से क्या होगा, डिप लेवल बढ़ जाएगा। मान लीजिए वाटर यहाँ तक इंक्रीज हो गया हमारा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इन पूरे में रेजिस्टेंस एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है बच्चों, कम। वही केस यहाँ पे भी लगाना है कि अगर डिप ज़्यादा होगी, जाके लेवल डिप लेवल अगर इंक्रीज कर देंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मीन्स डिप लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डिप लेवल बढ़ने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वही केस हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, थर्ड केस वहाँ पे था मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बिल्कुल सर, मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? यहाँ पर मटेरियल क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन से दिए, H2SO4, HCl, कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है? गाइस अगर वो कंसंट्रेट होगा तो अच्छा एसिड है, बैटरी ज़्यादा वर्क करेगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। और अगर मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मटेरियल दूसरा चेंज हो जाए, कुछ और यूज कर दें, इसकी जगह पे हम लोग डाइल्यूट का यूज कर दें, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, करंट कम बनेगा। इसका मतलब इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पे मटेरियल था, यहाँ पे नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइट है, तो सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके गाइस, वन मोर थिंग, डन। तो ये 3 फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। नोट कर लेते हैं इनको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा पहले। तो ये फैक्टर्स नोट कर लीजिएगा इनको। पहला वही पॉइंट, डिपेंड करता है 2 प्लेट्स के प्रोपोर्शनल सेपरेशन के बीच में। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया ऑफ प्लेट डिपेंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। और तीसरा नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये 3 फैक्टर्स होते हैं, इन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। स्मॉल आर इनसे डिपेंड होता है, फैक्टर्स होते हैं। ओके गाइस, तो ये आज का वीडियो सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टॉपिक के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।